पहली बड़ी खबर टैरिफ पर झटके के बाद ईरान पर बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस का दावा सामने आया है। ट्रंप के पास खामनेई और उनके बेटे की हत्या का प्लान। अमेरिकी अधिकारियों ने ट्रंप को ब्लूप्रिंट दिया। लिस्ट में खामनेई के कई उत्तराधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। तो ट्रंप के सामने उनकी हत्या का प्लान आ चुका है, यह दावा किया जा रहा है। तो देखिए, ये कई सारे विकल्पों में से एक विकल्प हो सकता है जिसकी चर्चा अमेरिकी मीडिया में है। एक्सियोम के हवाले से यह बात कही गई है और यह कहा गया है कि न सिर्फ खामनेई बल्कि खामनेई के जितने भी उत्तराधिकारी हो सकते हैं उन सबको एलिमिनेट करने का यह प्लान है जो ट्रंप के सामने आया है। सवाल यह है कि क्या इतना बड़ा कदम ट्रंप उठा पाएंगे? तो टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा, तो क्या इसके बाद खामनेई का खात्मा तय है? यह बड़ा सवाल। खबर क्या है पहले आप समझिए। खामनेई और उनके बेटे की हत्या की जो प्लानिंग है वो अमेरिका में रची गई है। ट्रंप के पास मर्डर प्लान की पूरी डिटेल रिपोर्ट भी है कि कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। अमेरिकी अधिकारियों ने खात्मे की योजना भी बनाई है और इस प्लान को लागू करने के लिए कई स्तर पर तैयारियां की गई हैं। टारगेट लिस्ट में खामनेई के कई उत्तराधिकारी भी मौजूद हैं। पहला टारगेट कौन होगा? ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई। दूसरा टारगेट मोज्तबा खामनेई जो उनके बेटे हैं। तीसरा टारगेट कई दूसरे जो उत्तराधिकारी हैं वो इनके टारगेट पर होंगे, यानी आयतुल्ला अली खामनेई का अगर खात्मा हो जाता है तो जो उनके उत्तराधिकारी हैं, तमाम जो ऑप्शंस हैं, तमाम जो विकल्प हैं, उन्हें ही खत्म कर दिया जाए। इस प्लानिंग के साथ अमेरिका आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ट्रंप को झटका, खामनेई का खात्मा। कुछ और जानकारी, संदेश क्या है और वजह क्या है? संदेश, ईरान पर बेहद कठोर रुख, खामनेई सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। वजह आप समझिए, टैरिफ से लगे झटके को कम करना, समझौते के लिए तैयार करना, यह एक अपने आप में दबाव की रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। संदेश यह दिया गया है, उत्तराधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। अगर अमेरिका से इसी तरह से दुश्मनी आगे बढ़ती रही, अदावत बढ़ती रही, समझौते के लिए झुकना ही होगा। यह भी एक तरह से मैसेज क्लियर कर दिया गया है। इसके अलावा सत्ता में पूर्ण परिवर्तन संभव है। घरेलू राजनीति में जो मजबूती है वो भी कहीं ना कहीं अमेरिका दिखाता हुआ नजर आ रहा है। वजह क्या है? अमेरिका में बड़ी उपलब्धि का डंका, मजबूत नेता की जो छवि है वो बनाना है। हमारे साथ जो खास मेहमान है वो जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपसे उनका परिचय करा दें। मेजर जनरल वीके दत्ता सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। सुशील कुमार सर हमारे साथ है, पूर्व राजदूत, और मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मनीष, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अगर यह सब कुछ इतना ही आसान होता, आयतुल्ला अली खामनेई का खात्मा करना, उनके बेटे को, उनके परिवार का खात्मा कर देना, कोई भी उत्तराधिकारी वहां पर ना बचना, अगर इतना सब कुछ होता तो क्यों इतनी मस्कट, जनेवा की वार्ता, क्यों इतना हैवी डिप्लॉयमेंट? देखिए, पहली बात तो यह है कि किसी लीडर को मारना या मारने की कोशिश करना ये अमेरिका के लिए नया नहीं है, वो करते आए हैं। पिछले साल जब जून में इजराइल और ईरान के बीच जंग शुरू हुआ तो उसके पहले दिन हम सब ने देखा कि 12-13 जून की रात में जब इजराइल ने एक ऑपरेशन के तहत ईरान की मिलिट्री की टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर दिया था। उसके 2 दिन बाद यानी 15 जून को इजराइल के पास मौका था कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर को हिट कर सके, उनको मार सके। लेकिन जानकारी यही आई कि जब ट्रंप से कहा गया तो ट्रंप ने कहा नहीं, उनको मत हिट करो, नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। अब बात यह कि आज की तारीख में जब पेंटागन ने ये सलाह दी है ट्रंप को कि खामनेई को और उनके उत्तराधिकारी को मार देते हैं, तो यहाँ पर यह भी देखने की बात होगा कि इसी दिन के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर ने ईरान की ट्रेडिशनल आर्मी से अलग IRGC बनाया था, जिसके पास अपनी नेवी है, अपने एयरफोर्स है और फिर मिसाइल का एक अपार भंडार है। तो अगर आप खामनेई को मारते हैं या मारने की कोशिश करते हैं, एक तो बात यह है, तो जाहिर है कि IRGC अपनी पूरी ताकत के साथ जवाबी कार्रवाई करेगा और तब तो युद्ध होना ही है। दूसरी बात है कि खामनेई और मादुरो में थोड़ा सा फर्क है। मादुरो ने अपने घेरे में अपने बहुत से चापलूस, इनकॉम्पिटेंट लोगों को रखा था, जिसमें से कई लोग बिक गए थे। लेकिन यहाँ पर स्थिति यह है कि पिछले साल के ऑपरेशन के बाद जो सालों से तैयार किए हुए इजरायली एसेट्स थे वो एक्सपोज हो गए थे, उन्हें पकड़ लिया गया था। तो अब इतना आसान नहीं है, जो बात आपने कही इतना आसान नहीं है। लेकिन तब भी अगर वो अटेम्प्ट भी करते हैं तो फिर वैसी स्थिति में ईरान जंग शुरू कर देगा और उसके बाद का रिजल्ट एसेस करना बहुत मुश्किल है।
बिल्कुल, लेकिन अगर ये एक खुली जंग होती है तो फिर वो जंग कहां तक जाएगी, किसको कितना नुकसान होगा, ये भी हम दत्ता सर से समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी सैन्य हलचल भी है। कतर के अल उदैद एयरबेस से खबर आई है, एयरबेस से सैकड़ों अमेरिकी सैनिक हटाए गए हैं। मिडिल ईस्ट में कई सैन्य बेस पर मिलिट्री मूवमेंट की खबर है। तो मिडिल ईस्ट में क्या कुछ अब बड़ा होने वाला है, इसके संकेत और ज्यादा मजबूती से नजर आ रहे हैं। कतर के अल उदैद एयरबेस से निकासी एक बार फिर से शुरू हो गई। आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले यहां से निकासी हुई थी, लेकिन फिर दोबारा यहां पर अमेरिकी सैनिक पहुंच गए थे। अल उदैद बेस से सैकड़ों अमेरिकी सैनिक अब हट गए। मिडिल ईस्ट के कई देशों में अमेरिकी एयरबेस एक्टिव मोड पर डाल दिए गए। और बहरीन में अमेरिका का 5वां बेड़ा अलर्ट पर रखा गया है। कहां कहां अलर्ट ऑन किया गया, अलर्ट बटन ऑन किया गया, ये देख लीजिए। कतर, इराक, सीरिया, यूएई, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन, जहां पर यूएस के बेसिस है, वहां पर इस वक्त अलर्ट है। यानी कि एक तरीके से ये संकेत है बड़े हमले का, एक बड़ा इंडिकेशन है। तो अमेरिकी बेस पर हलचल आखिरकार क्यों इतनी ज्यादा बढ़ गई है? 5 सवाल यहां पर खड़े होते नजर आ रहे। एक एक करके हर एक सवाल आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल ये कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने ही वाला है? क्या ट्रंप ने तय कर लिया है, कोई दूसरा विकल्प है नहीं? नंबर 2, क्या अमेरिका को ईरानी पलटवार की पूरी आशंका? और साथ साथ सवाल यह भी कि क्या किसी ईरानी हमले की खुफिया जानकारी डोनाल्ड ट्रंप को मिल गई है, उसके जो अमेरिकी बेसिस है उसके ऊपर? चौथा सवाल की निकासी अस्थायी है या लंबे समय की रणनीति का हिस्सा है? और 5वां, पहले अमेरिका अपने सहयोगी देशों को सुरक्षित कर रहा है। दत्ता सर, ये सारे संकेत तो यही बता रहे हैं कि हमले की तैयारी है। अब मेरा सवाल एक डिफेंस एक्सपर्ट के नाते आपसे ये है कि अगर एक प्लान जिसमें खामनेई, उनके वारिस, उनके परिवार के लोगों को, लीडरशिप को एलिमिनेट करने का है, और वो प्लान कामयाब होता है या उस पर अमेरिका एक्शन लेता है, इजराइल काम करते हैं, तो नेक्स्ट लेवल ऑफ वॉर क्या होगा, स्केल क्या होगा, और उसमें किसको कितना नुकसान हो सकता है, कितनी लंबी ये लड़ाई चल सकती है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, जो सिचुएशन आज के दिन में अमेरिका और ईरान के बीच में पैदा हो रखी है, ये एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है बिटवीन सुपर पावर और ईरान, और साथ में इजराइल और यूएस मिलके कार्रवाई कर रहे हैं। यूएस के ऊपर प्रेशर कौन डाल रहा है? इजराइल का जो इम्पैक्ट है, जो जूइश लॉबी है अमेरिका के अंदर, उनकी बहुत पावर है, उनकी इकोनॉमिक कल्ट है, वो सारे जो यूएस प्रेसिडेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं। और इस हालत में क्या है कि अमेरिका वर्सेस ईरान आप देख रहे हैं, और इजराइल बैकड्रॉप में है। पिछली बार जब जून का जंग हुआ था, उसमें इजराइल और ईरान की डायरेक्ट आपस में जंग हुई थी, आपस में मिसाइलें एक्सचेंज हुई थी, हमले हुए थे, और फिर अमेरिका को रिक्वेस्ट करके उन्होंने जो उनके न्यूक्लियर साइट थे उनके ऊपर हमला करने के लिए इजराइल ने रिक्वेस्ट किया था, तो एक इनडायरेक्ट सपोर्ट था। इस हालत में क्या अभी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, और ईरान अकेला नहीं है, ईरान के साथ में चीन। लेकिन इसका एंड गेम क्या है? इस वॉर को हम चलिए फर्ज कर लेते कि ये हो ही जाए, तो इसका एंड गेम क्या दिखाई दे? देखिए, एंड गेम ऐसा है कि ये रजीम चेंज चाहते थे, लेकिन रजीम चेंज करना इतना आसान नहीं है। खमेनी साहब ने पूरे अपनी हिरार्की ऑफ कमांड के नंबर 2, नंबर 3 ऑलरेडी नियुक्त कर दिए गए हैं कि अगर मैं मारा जाऊंगा मेरी जगह कौन होगा। बिल्कुल। और वीके दत्ता सर, हमने देखा भी कि कैसे जो ईरान के अंदर विरोध शुरू हुआ और इसके बाद विरोध इस कदर बढ़ गया कि आयतुल्लाह अली खामनेई को जाना होगा। रजा पहलवी के समर्थन में लगातार वहां पर प्रदर्शन हो रहा था, और इसको लेकर यही आरोप लगा कि सीधे तौर पर इसकी फंडिंग अमेरिका और इजराइल की तरफ से की जा रही है। एक और बड़ी खबर, ईरान को लेकर अमेरिका के पास कई विकल्प मौजूद है। अमेरिका के टारगेट पर ईरान के सैन्य ठिकाने हैं। ईरान में सत्ता परिवर्तन और सैन्य शासन मुमकिन है, यह विकल्प भी साथ लेकर चल रहा है अमेरिका। अमेरिकी युद्धपोत, जो अमेरिकी वॉरशिप है, उस पर लेकिन ईरान का हमला संभव है। एक से एक बड़े जो युद्धपोत तैनात किए गए, बेहद शक्तिशाली, उनका ईरान खात्मा भी कर सकता है। इस बात का भी डर कम नहीं है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से भारी भरकम तैनाती ईरान के आसपास की गई है और जो युद्धपोत तैनात किए गए हैं, अमेरिकी सैनिक अमेरिकी बेसिस पर और ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं, और इसके अलावा जहां पर खतरा है वहां से हटाया जा रहा है। यह कुल मिलाकर इंडिकेट कर रहा है कि अमेरिका कभी भी ईरान के खिलाफ
बड़ी कार्रवाई का फैसला, सैन्य कार्रवाई का फैसला ले सकता है। तो ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार अमेरिकी तैनाती बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये देखिए आप, जो अमेरिकी एयरफोर्स है, अमेरिकी नेवी है, उन सभी की डिप्लॉयमेंट की तस्वीरें आपके सामने। तो एक सवाल सबके जहन में है कि अगर हमला हुआ, अगर अटैक हुआ, युद्ध चालू हुआ तो क्या होगा, क्योंकि तैयारियां कई स्तर की हैं। एक तरफ तो अमेरिकन बेसेस ईरान के चारों तरफ है, मिडिल ईस्ट में मौजूद है, वहां से अटैक या फिर एक मेजर सपोर्ट लॉन्च हो सकता है। समंदर में भी अमेरिका की जबरदस्त तैनाती है। दूसरी तरफ ईरान ने अपने मिसाइलों को वॉर रेडी रखा है। तो अगर हमला हुआ तो क्या होगा? चुनिंदा सैन्य ठिकाने निशाना बनेंगे, राजनीतिक बदलाव की कोशिश होगी, ईरान में सत्ता परिवर्तन और सैन्य शासन हो सकता है, और विदेश और परमाणु नीति में भी बदलाव होगा। ईरान का जवाबी हमला संभव है, अमेरिकी युद्धपोत पर भी हमला होगा, ये पहले ही ईरान ने कह दिया है, क्लियर किया है। सिंघल सर, अब बात कुल मिलाकर यह है कि ईरान मैक्सिमम क्या ऑफर कर सकता है अमेरिका को, ताकि ये वॉर टाला जा सके। अब ट्रंप जितने साल हैं, कम से कम वो ट्रंप के रेजिम में इस वॉर में इंगेज ना हो। ऐसा क्या है ईरान के पास जो अपने हितों को देखते हुए मैक्सिमम ऑफर कर सकता है? मेरे विचार से ईरान जो ऑफर करने के लिए तैयार होगा एट दिस मोमेंट, अभी जो लग रहा है वो है, एक तो न्यूक्लियर जो उन्होंने एनरिचमेंट किया है 60%, उसको कम कर दें, और इंटरनेशनल इंस्पेक्शन जो आजकल बंद है उनको वो अलाउ कर देंगे। दूसरा, वो उन्होंने ऑलरेडी ऑफर किया हुआ है इकोनॉमिक साइड पर कि ऑयल और जो रिसोर्सेज हैं उसमें अमेरिका के साथ मिलकर के उनको डेवलप करें और अमेरिका की साझेदारी करें। जो समस्या है वो दो क्षेत्रों में है मेरे हिसाब से। एक है वो बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि वो डिमांड जो है, हमें ये भी याद रखना पड़ेगा, वो डिमांड जो है इजराइल की है, प्रेसिडेंट ट्रंप की नहीं है। एक तो बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, और जो चौथी चीज़ जो है वो ये है कि जो रीजनल जो वहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर का जो सपोर्ट है ईरान का, उसको वो इजराइल उनको ख़त्म करना चाहता है। वो चाहता है कि ईरान कहे कि हम जो है उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। रेजीम चेंज की जहाँ तक बात है, वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है अमेरिका उसके बारे में, ना ही इजराइल उसके बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस है। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसमें बहुत ज़्यादा उनको सीरियसनेस नहीं है। तो जो नेगोशिएशन जो इनका है, जैसा कि अभी खबरें आ रही हैं कि अभी अमेरिका ने भी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बोला है और ईरान ने भी बोला है कि अभी नेगोशिएशन हो रहे हैं, हम ऑफ़र करने वाले हैं कुछ नई बातें। तो वो मेरे ख्याल से वो कोशिश जो है दोनों की तरफ से इन चीजों के लिए है। ठीक है, कुल मिलाकर सिंघल सर, लेकिन ऐसा कोई समझौता भी ईरान नहीं करेगा, जैसा बास तराक्ची की तरफ से भी इंडिकेशन साफ है कि वो ईरान के लिए खुद आत्मघाती हो जाए और एक बड़ा मौका इजराइल और अमेरिका दोनों को मिल जाए उसके खिलाफ। एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमले के लिए अमेरिका और इजराइल दोनों तैयारी कर रहे हैं। इजराइल से ईरान पर पहला हमला मुमकिन है, यह खबर आ रही है। सऊदी अरब से हो सकता है ईरान पर हमला, यूएई और कतर से भी हो सकता है हमला। तो जो अमेरिकी बेसिस हैं वहां से भी अटैक होगा, लेकिन पहला हमला कौन करेगा? पहला हमला किया जाएगा इजराइल की तरफ से। तो यानी कि जो 2025 में जून के महीने में देखने को मिला, क्या शुरुआत वैसे ही होगी? अब आपको यह बताएंगे कि ईरान पर हमले के लिए मध्य पूर्व में कहां पर तैयारी है, किस तरह से जो हमले हैं उनको अंजाम दिया जा सकता है, और क्या एक बार फिर से जो बीते साल हमने देखा था कुछ वैसे ही होगा, या उससे और ज्यादा प्रचंड, उससे और ज्यादा विनाशक इस बार होने वाला है मध्य पूर्व में, या फिर बोले तो वेस्ट एशिया में। आपको बता दें कि ईरान पर हमले के लिए मध्य पूर्व में कहां पर कैसी तैयारी है, तैनाती है, और ईरान पर इजराइल के अलावा कहां से हमला हो सकता है, ये जानकारी। ईरान पर कहां से होगा हमला, क्या हो रहा है, ये आप जानिए। मध्य पूर्व के कई देशों में हलचल बहुत तेज हो गई है। सऊदी अरब, यूएई, कतर में हलचल बढ़ी है। तीनों देशों में अमेरिका के सैन्य बेस मौजूद हैं। इजराइल भी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। सऊदी अरब की अगर बात करें तो सऊदी अरब में 13 टैंकर विमानों की मौजूदगी है। रियाद के पास अल खर्ज में तैनाती की गई है। 5C-130 के साथ अवाक्स विमान मौजूद हैं। F-15, F-16 पैट्रियट सिस्टम भी यहां पर तैनात किया गया है। यूएई की बात करें तो अल धफरा में
सबसे बड़ा एयरबेस मौजूद है। F-22 और MQ-9 ड्रोन की तैनाती यहां पर की गई है। कतर की बात करें तो यहां अल उदैद में बड़ा एयरबेस मौजूद है अमेरिका का, और यहां पर करीब 10,000 सैनिक तैनात है। मनीष, एक बात होता है कि हालात अब बीते साल से कहीं ज्यादा विध्वंसक हैं, क्योंकि इतनी बड़े पैमाने पर तैनाती बीते साल अमेरिका की तरफ से बेसिस तो मौजूद रहे, लेकिन वहां इतनी ज्यादा तैनाती, ईरान का इतना बड़ा घेराव, डिप्लॉयमेंट नहीं थी। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई में इस बार भी होगा वही कि इजराइल और जो ईरान है वो दोनों शुरुआत करेंगे युद्ध की और इसके बाद अमेरिका भी हमला कर दे? क्या आपको खबर मिल रही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीते 23 साल में यह सबसे बड़ी तैनाती है जो कि अमेरिका ने ईरान के इर्द गिर्द की है। और दूसरी बात यह है कि इजराइल के लिए यहाँ पर एक एडवांटेज यह है कि हमेशा ड्राइविंग सीट में इजराइल रहता था, इस बार अमेरिका लीड कर रहा है, तो ये इजराइल के लिए ज़्यादा मुफीद इस कंडीशन है। और वो चाहेगा भी कि अमेरिका ही इस जंग की शुरुआत करे बजाय इजराइल करने की। अच्छा। ये अलग बात है कि जब लड़ाई शुरू हो तो आपसी कोऑर्डिनेशन ये हो सकता है कि इजराइल की तरफ से ग्राउंड पर ऑपरेशन किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका की तुलना में इजरायली एसेट्स ग्राउंड पर ज़्यादा मजबूत हैं। और वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड पर मतलब कोवर्ट ऑपरेशन, जैसा कि उन्होंने लीडरशिप को ख़त्म करने के लिए पहले भी किया था, और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से सपोर्ट में एयर स्ट्राइक हो, चाहे उसमें B-2 बॉम्बर्स हो या फिर तमाम फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हो, अलग अलग जगहों को निशाना बनाने की कोशिश हो। मुश्किल एक ही बात आ रही है, मुश्किल ये है कि ईरान को भी इस बात का एहसास है कि इस बार मामला इतना गंभीर है कि उनके लिए अस्तित्व का सवाल है, तो वो बस उसी मोड में जाएंगे कि हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हारे एयरक्राफ्ट कैरियर को भी लेकर डूबेंगे। और इसी की चिंता ट्रंप को सताई जा रही है। बिल्कुल, लेकिन दत्ता सर, ये इसका अंदाजा तो ट्रंप को, अमेरिका की सेना को है ही कि ये सुसाइडल होंगे, ये फिदाइन होंगे, ये कैमिकाजी हो जाएंगे, ये कुछ भी करेंगे, हमें मैक्सिमम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस सिचुएशन को देखते हुए क्या तरीका हो सकता है एक बिल्कुल कहे कि अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने वाला हमला या वाली स्ट्रैटेजी अपनाने के लिए क्या प्रोसेस हो सकता है अमेरिका और इजराइल का? देखिए, सबसे बड़ा फेस सेविंग तो यही होगा कि ईरान थोड़ा सा ढील दिखाए और न्यूक्लियर के ऊपर कुछ बात मानने को तैयार हो जाए, अपना जो यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर। उसके अलावा वो अपने मिसाइल कैपेसिटी को कैप नहीं करेगा। नहीं, लेकिन सर उसमें तो ईरान ने कह दिया कि हम नहीं कर रहे हैं, न ईरान न न्यूक्लियर अपने प्रोग्राम को हम सबमिट कर रहे हैं और ना ही हम अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद कर रहे हैं। ये तो बहुत क्लियर बोला उन्होंने। ऐसा है कि अभी इस समय ईरान और अमेरिका के लिए फेस सेविंग चाहिए अगर जंग नहीं करनी है। अगर जंग शुरू होगी तो नुकसान दोनों तरफ होगा और बड़ा नुकसान होगा, जिसमें अमेरिका को ज़्यादा इसका असर होगा, क्योंकि एक छोटा मुल्क बड़े मुल्क के अगर एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डुबा देता है तो उसके बाद अमेरिका की क्या साख रहेगी। लेकिन जैसा अभी मनीष कह रहे थे, 23 सालों का इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट, 23 साल में इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट कभी नहीं हुआ था। खाली हाथ तो अमेरिका लौटेगा नहीं। देखिए, ऐसा है, आप जितने टारगेट देंगे उतना आपका नुकसान होगा। मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से, मैं एक आर्मी में स्पेशल फोर्सेस में रह चुका हूं। अगर मेरे को ज़्यादा टारगेट दिखेंगे मैं ज़्यादा मारूंगा, अगर मेरे को कम टारगेट दिखेंगे ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे, मेरे को मारना मुश्किल हो जाता है। अमेरिका तो अपने आप को शो विंडो में दिखा रहा है, वो अपने आप को इस तरह से पेश कर रहा है कि लो मारो, आओ मुझे मारो। तो जो ईरान की क्षमता है, उसके हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उसके जो दूसरे ड्रोन्स हैं, वो इतने केपेबल है कि कोई ना कोई इनका एयरक्राफ्ट कैरियर 100% डुबाया जाए। सही कहा वीके दत्ता सर, क्योंकि अब ये पारंपरिक जो कन्वेंशनल वॉर जिसका जिक्र होता है, हालात वैसे नहीं है। और जो ईरान की ड्रोन पावर है, मिसाइल पावर है, इससे भी अवगत है अमेरिका, यानी कि उसके जो बड़े बड़े युद्धपोत हैं उन्हें डुबा भी सकता है ईरान अगर युद्ध हुआ। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, अरब मीडिया में अमेरिकी अधिकारी के हवाले से खबर, ईरान को लेकर अमेरिका के पास धैर्य नहीं है, यह सूत्र बता रहे हैं। ईरान बार बार समझौते पर मौका गंवा रहा है, ट्रंप ठोस डील के लिए ही होंगे तैयार, ये सूत्र बता रहे। लेकिन ठोस डील के लिए क्या ईरान अपनी हामी भरेगा, अभी तक तो नजर नहीं आ रहा। तो बिल्कुल अब सबसे बड़ी बात यह है कि कितनी देर तक अमेरिका या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पेशेंस रख सकता है। एक समय धीरे धीरे खिंचता जा रहा है, सामने टकराव की स्थिति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कितना धैर्य होगा इस विषय में, इस युद्ध को टालने का अमेरिका के पास, क्योंकि दावे बहुत सारे हैं। देखिए, अमेरिकी अधिकारी का दावा क्या है कि अमेरिका के पास धैर्य नहीं है, ईरान अब मौका गंवा रहा है,
यूएस को ठोस डील ही मंजूर है, ये अरब मीडिया के हवाले से बात सामने आ रही है। अब दावे को समझिए, ऐसी डील मंजूर जिसे घरेलू राजनीति में पेश कर सके। एक तो ये है, एक तो ट्रंप को बीमारी है हीरो बनने की, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कुछ ठोस हाथ लगे। और हमला टालने के लिए ईरान मजबूत प्रस्ताव लेकर आए। ईरान अब तक दिए गए मौके पर सही फैसले नहीं ले रहा। बयान कूटनीतिक और सैन्य विकल्प खुले रखने की रणनीति है, यानी कहीं ना कहीं एक दबाव बनाया जा रहा है। अब सिंगल सर, कुल मिलाकर एक चीज जो यहां पर दिखाई दे रही है कि क्या वाकई में ईरान के जो ये अक्सर सवाल आता है, मैं चाह रहा हूं कि इसका आप उत्तर दें, क्या जो ज़ेलेंस्की ने नाटो में शामिल होने की जिद पर पूरे देश को बर्बाद कर दिया महाशक्ति से लड़के, ईरान कुछ ऐसा ही करने जा रहा है? देखिए, ईरान जो है बड़ी डिफ़िकल्ट पोजीशन में है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिकली पूरी तरह से इसको सैंक्शंस लगी हुई हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है और रजीम भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। खुमैनी का रजीम जो है उसके खिलाफ बराबर प्रदर्शन हो रहे हैं, किसी के भी सपोर्ट से हो रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन हो रहे हैं और बहुत लोग वहाँ मारे गए हैं। वो केवल टिके हुए हैं अपनी ताकत से, क्योंकि उनके पास रिप्रेसिव पावर है, IRGC उनके साथ है अभी भी। तो ईरान की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन खुमैनी जो है आराम से सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे और वो कोशिश मेरे हिसाब से जो है, एक वो जो ऑप्शन उनको मेरे को नज़र आ रही है, एक तो न्यूक्लियर पे उनको ढीला पड़ना पड़ेगा, दूसरा हो सकता है वो प्रेसिडेंट ट्रंप को एक विन देने के लिए वो कहें कि हम जो है जहां पे जो रिप्रेसिव पॉलिसीज हैं ईरान में। नहीं, लेकिन सर मेरा सवाल ये था कि रूस ने नुकसान सहते हुए यूक्रेन में अपने ऑब्जेक्टिव हासिल किए, आगे बढ़ा, क्या अमेरिका नुकसान सहते हुए ईरान में वो ऑब्जेक्टिव हासिल कर पाएगा? मनीष, आप क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रूस यूक्रेन की तुलना में यहाँ पर ग्राउंड ट्रूप्स का एंगेजमेंट नहीं है। तो एक फर्क है कि ट्रंप को अफगानिस्तान की तुलना में या इराक की तुलना में यह एक एडवांटेज है कि यहाँ पर बॉडी बैग्स वापस नहीं आएंगे। तो इसीलिए वो जो अमेरिकन जनता के बीच में जो एक आप कह सकते हैं कि पैनिक होता, वो पैनिक से वो बच सकते हैं। अब रही बात कि अगर उनका कोई एयरक्राफ्ट कैरियर डूब गया, कोई शिप डूब गया, तो वो फिर बहुत थू होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, इससे वो बच जाते हैं। और उसके बाद तो देखिए, ताकत के मामले में तो अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ कोई तुलना ही नहीं है। फिर तो जब लड़ाई शुरू होगी तो फिर ईरान को तो पूरी तरह से बर्बाद होना होगा। बस अंतर यह है कि ईरान बर्बाद होने से पहले इन्हें कितना नुकसान पहुंचाता है, सारी बात घूम फिर कर यहीं आ जाती है। ठीक है, वीके दत्ता सर, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि जब कभी भी ईरान पर हमला होगा तो हर बार यही कहा जाता है, यही नैरेटिव सामने आता है कि पूरा मध्य पूर्व जलेगा, पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो जलता हुआ नजर आएगा, सुलगता हुआ नजर आएगा। अभी तक हमने देखा रूस है या जो चीन है वो हथियारों के जरिए मदद कर रहे हैं और कई जो मध्य पूर्व के देश है वो भी इस हक में नहीं है कि अमेरिका हमला करे। क्या आपको वाकई में लगता है कि सिर्फ जो हमला है वो ईरान तक फिर सीमित नहीं रहेगा? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि शायद थोड़े दिन पहले आपको याद हो, जितने मुल्क हैं जहां पे अमेरिकन बेसिस हैं, जितने इस्लामिक देश हैं, सबने बोला साहब हम अपना एरिया, अपना एयर स्पेस ईरान के ऊपर हमला करने के लिए इजाज़त नहीं देंगे। और अगर मान लीजिए उन बेसिस से हमला होता है तो ईरान का रिटेलिएशन उन सब देशों के ऊपर जाएगा, चाहे वो कतर हो, सऊदी अरब हो, चाहे कुवैत, जहाँ भी हो। तो ये उसको डर है उनको। दूसरा क्या है कि एक इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर एक इस्लामिक देश के खिलाफ अमेरिका जंग लड़ रहा है और सारे दूसरे इस्लामिक देश अगर उसकी मदद कर रहे हैं तो आपस में उनका एक जो नैरेटिव खराब हो जाता है। तो मेरा मानना ये है कि जो ये कार्रवाई अगर चालू हो गई तो मिडिल ईस्ट के अंदर इसका बहुत बड़ा होगा। जितने और वीके दत्ता सर, एक बहुत बड़ा खतरा तो हॉर्मुज स्ट्रेट का है ना, जहां से 30 से 40% व्यापार होता है, बहुत शॉर्ट से। बिल्कुल, इसका जितना ट्रेड है, जितना ऑयल फ्लो जा रहा है, जो निकल रहा है हॉर्मुज से नहीं निकल पाएगा। वहां पे एक जंग के माहौल में हो सकता है 1 महीना 2 महीना बंद हो जाए, वो माइनिंग हो जाए। तो आप सुनिए कि ट्रेड के ऊपर कितना नुकसान होगा, ऑयल प्राइसेस के ऊपर इसका क्या असर होगा। तो ये ऑलरेडी ईरान ने डिसाइड किया है। और ईरान तो पहले से ही आर्थिक दबाव में है ही, और एक ऐसा ट्रेड जो सबसे ज्यादा पैसा ला के देता है वो भी प्रभावित हो जाएगा ईरान के लिए भी, अगर देखा जाए तो। और टैरिफ पर लगे झटके के बाद चीन पर ट्रंप का पहला बयान आया है। क्या कहा है ट्रंप ने? दुनिया के कई देश अमेरिका को लूट रहे थे,
अमेरिकी नीतियों से चीन की सेना मजबूत हुई, ये उन्होंने कहा है। यानी कि चीन को लेकर भी उन्होंने कहा कि चीन बहुत फायदा उठा रहा था मेरी टैरिफ पॉलिसी से पहले। और स्थिति ये तब है, देखिए एक जो कॉन्ट्रास्ट है यहां पर, अगले महीने उनको चीन भी जाना है, लेकिन चीन पर हमले भी कर रहे हैं, चीन की बुराई भी कर रहे हैं, टैरिफ लगाने की अपनी नीति की सराहना भी कर रहे हैं, और उनका विजिट भी चीन को लेकर शेड्यूल है। तो वाकई में यही वजह है कि अनप्रेडिक्टेबल डोनाल्ड ट्रंप को कहा जाता है, यानी उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सुबह जब वो सोकर उठते हैं तो कुछ और बयान देते हैं, और शाम को डिनर करने के बाद जब वो सोने जाते हैं तो उनके दिलो दिमाग में कुछ और ही ख्यालात चल रहे होते हैं। तो क्या टैरिफ पर फैसले से खामनेई और ज्यादा मजबूत हुए हैं? जो टैरिफ को लेकर झटका अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। ट्रंप टैरिफ सख्त करेंगे तो कई देश दूरी बना सकते हैं। अली खामनेई को कूटनीतिक सहानुभूति मिल सकती है, और यह माहौल भी बनता हुआ आपने देखा कैसे नजर आया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। चीन जैसे देश अमेरिकी दबाव के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आ सकते हैं। ध्रुवीकरण बढ़ेगा और ईरान को रणनीतिक स्पेस और ज्यादा मिलेगी, यानी कि उसे अपनी बात मजबूती से रखने का मौका मिलेगा। बड़ी बात, खुला समर्थन हर देश के अपने आर्थिक हितों पर निर्भर करेगा। मनीष, बड़ा सवाल तो यही है कि ऐसे में जब डोनाल्ड ट्रंप जाने वाले हैं, बाकायदा चीन में जाकर उनका यह सब दौरा होने वाला है, उससे पहले इस तरह का बयान देना कि अमेरिका का जो फायदा है वो कई देशों ने उठाया, उसे लूटा है, और चीन की तरफ भी इशारा किया गया, और इन सब के बीच ये झटका, क्या हालात आपको बन रहे हैं? कुल मिलाकर क्या इस वक्त प्रॉफिट में एक मजबूत स्थिति में खामने आते हुए नजर आ रहे हैं? खैर देखिए, जहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रंप का सवाल है तो वो प्रेसिडेंट जिनपिंग से जब मिलेंगे तो बोलेंगे तो यही कि जिनपिंग इज़ ए ग्रेट लीडर। जब किम जोंग उन से मिले थे तो उनको बहुत सारी प्रतिभा किम जोंग उन में से मिली थी, बस खाली कोई मिलने के लिए उनसे तैयार हो जाए। लेकिन ट्रंप भी जानते हैं कि चीन को चीन किसने बनाया, उनके गुरु प्रेसिडेंट निक्सन ने और हेनरी किसिंजर ने जो है सो अमेरिका की टेक्नोलॉजी, अमेरिका का इन्वेस्टमेंट और वगैरह वगैरह सब कुछ दिया। उस समय पर्पस ये था कि चलो इंडिया या दूसरे के देशों की तुलना में चीन को जो है सो अपना बैक ऑफिस बनाया जाए। आज वो उसकी कीमत है। अब क्या है कि अब चूंकि चीन इतना बड़ा हो गया है कि इनको लगने लगा है कि अब उसको रोकना मुश्किल है, तो वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन तब तक जब तक कि उनके लिए हो जाए। चीन का टिकटॉक प्यारा लगने लगता है जैसे उसमें अमेरिकन कंपनी रजिस्टर्ड होती है, लेकिन टिकटॉक फिर वही टिकटॉक ही है। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो अमेरिका के पास आज की तारीख में अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत थी उनके साथ के अलायंस, कि वो झुंड में चलता था। आज उस झुंड के मेंबर खत्म हो चुके हैं और अमेरिका अकेला पड़ गया है। और अकेला अगर आप हो जाएं तो एक शेर को 10 कुत्ते मिलकर भी मार सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो मनीष ये है कि जो ब्लाइंड फॉलोअर्स थे अमेरिका की पॉलिसी के यूरोपियन कंट्रीज, वो भी अब समझ चुके हैं कि समय आ गया है कि अपना अपना देखना पड़ेगा। लेकिन सिंगल सर, अब बात है अमेरिका को लेकर, हमने कहा कि झुंड में चलते थे, अब नहीं है, अब वो अकेले अपनी ताकत उनको दिखानी है। लेकिन ईरान के भी केस में क्या हम ये बात कह सकते हैं? देखिए, पड़ोस में मित्र होना एक बड़े फायदे का सौदा हो जाता है जब आप वॉर लाइक सिचुएशन में होते हैं। ईरान क्या एक ऐसा देश है जिसके पड़ोस में उसके पास एक भी फ्रेंड नहीं है, एक भी मित्र नहीं है, एक भी दोस्त नहीं है जिस पर वो वॉर टाइम में या डिफिकल्ट टाइम में रिलाई कर सके? देखिए, बात यह है कि ईरान जो है, अगर हम देखें तो अपनी वहाँ पर भी डिस्प्यूट है उसके खाड़ी के देशों में, क्योंकि ईरान शिया कंट्री है और वो लीडरशिप चाह रहे हैं, इसीलिए उनके न्यूक्लियर एम्बिशन थे। तो और लेकिन उनके साथ में बहुत ज़्यादा देश नहीं है। उनका रीज़न ये है कि क्योंकि वहाँ उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, उधर यूएई, उधर टर्की, वो अपनी लीडरशिप चाहते हैं और उनमें से कोई भी उनको नहीं चाहता। उनके बॉर्डर से लगा तो शायद अब कोई नहीं, एक लास्ट सीरिया हुआ करता था। जी, सीरिया वो भी वहाँ पे वो भी खत्म हो गई, खत्म हो गया। तो केवल उनके पास में 2-3 नॉन स्टेट प्लेयर हैं उनके साथ में। तो ये एक जो है, जैसा अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं हम कि वो अकेला हो गया है क्योंकि उसने जिस तरह की प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी है, वही मेरे विचार से अप्लाई करता है ईरान के लिए भी, कि ईरान के भी बहुत ज्यादा दोस्त कोई नहीं है। हर कोई चाहता है अगर ये हालात रहे, सिंगल सर सवाल तो ये भी है ना कि अगर ये हालात रहे तो जो मिड टर्म इलेक्शंस इस साल होने वाले हैं, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की इमेज का क्या होगा? अगर उनको धक्का लगता है, वो फेस सेविंग नहीं कर पाते, तो फिर उनका फ्यूचर क्या होगा? ये भी तो एक बड़ा सवाल। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप को अभी अपने आप को स्ट्रांग दिखाना है, क्योंकि अभी तक वो ये दिखाते रहे अपने मागा सपोर्ट बेस को
कि मैं प्रेसिडेंट हूं, मेरे पर कोई रूल अप्लाई नहीं होता है, मैं जो चाहता हूं वो कर सकता हूं। लेकिन अब ये जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने उनकी पावर को बिल्कुल एक तरीके से क्लिप कर दिया है उनको। अब उनको ये दिखाना है कि भाई मैं भाई पुराना ट्रंप ही हूं, और उसके लिए उन्होंने तभी 10% एकदम डिक्लेयर कर दिया कि मैं 10% और बिल्कुल कोर्ट महीने के लिए। और उधर ईरान, इसीलिए ईरान में मेरा विचार है कि अब वो थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग दिखाएंगे, और हो सकता है कि वो स्ट्रांग दिखाने के लिए एक छोटा अटैक कर दें। अच्छा, ताकि ईरान को दिखा सकें अपने बेस को कि भाई मैं बहुत स्ट्रांग हूं, अगर देश मेरी बात नहीं मानते हैं, अमेरिका की बात नहीं मानते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं सर अमेरिका में अदालत ने ट्रंप को थोड़ा पुश किया है कि आपको किसी भी चीज के लिए पार्लियामेंट की तरफ तो जाना ही पड़ेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म काम करता है, आपको उसी के थ्रू आगे बढ़ना होगा। यानी आप जाइए कांग्रेस के पास, जो मन करे वो कीजिए, अप्रूवल लीजिए और आगे बढ़िए। सीधे सीधे कोर्ट का तो यही मैसेज नजर आ रहा है। क्या उसका दबाव ट्रंप पर है? देखिए, ट्रंप के 10% टैरिफ पर अमेरिकी मीडिया का क्या दावा आया है? दुनिया के सभी देशों पर सिर्फ 10% टैरिफ लगेगा, भारत पर अब 10% टैरिफ लगेगा, यह अमेरिकी मीडिया की तरफ से कहा गया है। वहां पर यह चर्चा है। ट्रंप ने कहा था कि 18% टैरिफ भी बरकरार रहेगा, मतलब वो कह रहे थे 18 + 10 28 28%। लेकिन मीडिया में यह बात चल रही है कि नहीं, भारत पे वही टैक्स लगेगा जो यूनिवर्सल होगा, यानी कि 10%। एक बार सुनते हैं। तो कुल मिलाकर इस बयान से यह बहुत ही साधारण तौर पर समझा जा सकता है कि एक फ्लैट 10% टैरिफ की बात यहां पर की जा रही है सभी देशों पर। एक और बड़ी खबर टैरिफ को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान क्या आ रहा है? सभी देशों पर लगे मौजूदा टैरिफ जारी रहेंगे। यह देखिए, ट्रंप यह बोल रहे हैं धारा 232 और धारा 301 के तहत यह जारी रहेंगे। 10% का नया टैरिफ अतिरिक्त होगा। तो देखिए कितने रंग ट्रंप जो है अपने टैरिफ को लेकर दिखा रहे हैं। सवाल यह है कि घर के अंदर और घर के बाहर इतनी सारी चुनौतियों पर कैसे ट्रंप काबू पाएंगे। समय हमारे पास इतना ही था। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।